दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर। जैसे कि आप सब जानते हैं भैया, क्या स्टार्ट हो गया है हमारा 11th और 12th का बैच स्टार्ट हो गया है। उडे 2.0 और शिखर 2.0, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पता ही है, दैट इज क्लास 12 शिखर 2.0। तो पहली क्लास में हमने जब बात की थी, शानदार तरीके समझ में आया नहीं आया भैया? क्या बात करी? चौरसिया साहब और मिस्टर एक्स, जो हमारे दो कैरेक्टर थे, बड़े ही शानदार कैरेक्टर थे। तो आज इन्हीं कैरेक्टर को लेके आगे हम बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है भैया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हमारा चैप्टर हो गया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो क्या है बेटा, हमारा चैप्टर है। तो टॉपिक क्या है सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भैया सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है? नहीं, ये बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या हो गया, हमारा चैप्टर हो गया। और उसमें किसके बारे में बात करेंगे? नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर आज हम बात करेंगे। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट तो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। और फिर अगर हम बात करें सब टॉपिक क्या कवर करेंगे, इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, पहली बात क्या होता है, चौरसिया साहब आ गए भैया। कौन है ये? ये हमारे चौरसिया साहब हैं। कौन है? चौरसिया साहब। और ये कौन है? ये हमारे मिस्टर एक्स हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। तो चौरसिया साहब ने पहली क्लास में सीख तो लिया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है भैया, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब तो सीख लिया। पर चौरसिया साहब जैसे जैसे आगे पढ़ रहे थे, फिर इनके दिमाग में ऐसा हो गया, अरे यार ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब इनके बाद तो पल्ले पड़ी नहीं। अब पल्ले पड़ी नहीं तो भैया ये कहां जाएंगे? वापिस से मिस्टर एक्स के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? मिस्टर एक्स के पास। और चौरसिया साहब पूछते हैं, भैया ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जरा समझा दीजिए हमें। ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, जरा समझा दीजिए। तो चौरसिया साहब का जैसे सवाल हुआ तो मिस्टर एक्स बड़े ही जोर से हंसने लग गए। बोले यार, तो चौरसिया बोले, अरे काहे ताए हंस रहे हो भैया, क्यों हंस रहे हो? वो तो मारवाड़ी बात करेंगे। चौरसिया आप बढ़िया है, लाला जी टाइप के आदमी हैं, उसी हिसाब से बात करेंगे। तो लाला जी पूछ रहे हैं, सर मैंने जब किताब पढ़ी, उस किताब में से लिखा हुआ था भैया मैनेजमेंट ना साइंस भी है। कोई बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है, और कुछ जने बोल रहे हैं मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है। अब मेरे पल्ले ये नहीं पड़ रही कि भैया मैनेजमेंट है क्या, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, क्या वो प्रोफेशन है, क्या है मैनेजमेंट? बात तो सही है, गलत नहीं है। मिस्टर एक्स बोले, बात आपकी एकदम सही है लाला जी, मतलब आपने क्या करी है, पढ़ाई करी है, आपने रिसर्च किया है। मैंने जो पढ़ाया आपने वो तो पढ़ाई, साथ में आपने कहीं ना कहीं कोशिश करी है खुद को समझने को भी लेकर कि भैया मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूं, तो पता तो लगे कि मिस्टर एक्स जी जो मुझे पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ा आगे पढ़ लूं कि काल मैंने मिस्टर एक्स जी कुछ पूछ दिया तो मैं हाथों हाथ उनको बता दूंगा भैया इसका जवाब ये है। पर जैसे ही पढ़ा दिमाग हो गया फ्यूज। कुछ ऑथर कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, कुछ ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिल रहा है, लॉजिकल यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिलता है। आर्ट क्यों? क्यों बोले रेगुलर प्रैक्टिस होती है, क्रिएटिविटी होती है, मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। प्रोफेशन क्यों? कुछ बोलते हैं प्रोफेशन है, जैसे कि एमबीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे एमबीए वगैरह जैसे कि सीएस वगैरह है, तो आपको मैनेजमेंट में एमबीए की पढ़ाई भी करनी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्किल्स की बात भी आ जाती है। तो क्या है यहाँ पे बात उठी किसके बारे में? चौरसिया साहब। चौरसिया साहब थोड़े से परेशान मिस्टर एक्स के पास आ गए। मिस्टर एक्स बोले, हाँ टेंशन लेने की दरकार नहीं है, हम बताते हैं आपको कि कौन क्या है, और फिर डिसाइड कर लेंगे लास्ट में। आप बताना लाला जी, चौरसिया साहब आप बताना कि मैनेजमेंट क्या है। तो चले स्टार्ट करें, चौरसिया साहब को समझा दें। चलिए जी, तो सबसे पहली बात आती है मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्या आती बेटा? मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो ये बात आई चौरसिया साहब के सामने। चौरसिया साहब बोले, हाँ ये तो सही है, ये भी मैंने पढ़ा है कि भैया मैनेजमेंट साइंस है। पर मिस्टर एक्स बोले, ना 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 ना, अभी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, हम साइंस को पढ़ेंगे, साइंस होता क्या है, फिर साइंस के कुछ फीचर्स देखेंगे, और इन फीचर्स को देखेंगे भैया क्या ये मैनेजमेंट से मैच खाते हैं नहीं खाते, क्या मैनेजमेंट में जो फीचर्स हैं वो फीचर साइंस में भी अगर सेम है सारे फीचर्स तो बात बराबर।
सिंपल सी बात है। चौरसिया साहब बोले हाँ ये बात सही लगी, चौकी लगी बात, ठीक है, क्या लगी, चौकी, चौकी मतलब सही लगी भैया, अच्छी लगी कि कुछ सबूत होना चाहिए साबित करने के लिए। तो पहली बात तो बोली साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो साइंस के लिए बोला गया भैया साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऑब्वियसली ना भाई, देखिए कोई भी चीज साइंस में ऐसी चीज नहीं मतलब तुक्के में नहीं होती, वो बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद हर जगह उसका एक ही रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि एप्पल गिरा, ये एप्पल वाला शेप नहीं बना मेरे ख्याल से, कुछ और बन गया, कोई बात नहीं, एप्पल मान लीजिए आप, ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर बाद में आप लोग गलत समझते हो। एप्पल है, अब एप्पल गिरा, सेब गिरा, तो चौरसिया साहब को याद दिला दिया, देखिए ये अपन क्यों बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी, बोले क्या, बोले देखो सेब गिरा, तब जाके दिमाग लगाया कि भैया ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो फिर समझ में आया कि भैया ग्रेविटी है जो अपने को क्या करता है, अर्थ जो है हर चीज को नीचे खींचता है, तभी तो हम इंसान अर्थ से चिपके हुए हैं, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम ऊपर उठ जाते। और ये चीज चाहे आप कहीं पे भी लागू कर लीजिए, आप अपने खुद के गांव में कर लीजिए, शहर में कर लीजिए, कंट्री में कर लीजिए, जापान कर लीजिए, यूएसए में कर लीजिए, सब जगह रूल एक ही लगेगा, मतलब ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह चेक किया जाएगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर वाटर का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, वो सेम है, चाहे किसी भी कंडीशन में चेक कर लीजिए आप। तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, लॉजिकली होता है, फैक्ट को फाइंड किया जाता है। भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा, इसका रीजन फाइंड किया गया ना, क्या फाइंड किया गया, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो यहां पे बेसिकली हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है चौरसिया साहब, ये चीज ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट, ये क्यों हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ, हर चीज का रीजन होता है। तो एप्पल गिरा, हर चीज नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ग्रेविटी है। तो चौरसिया साहब को ये समझ में आ गया भैया कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड, हर चीज को ध्यान से सोचा था समझा था, लॉजिकली सोचा था समझा था है, फिर उसको देखा जाता है ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अच्छा इसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे ये कारण था, हर चीज एक कारण लॉजिक होता है। फैक्ट्स फाइंड करेंगे, इवेंट्स फाइंड करेंगे। अब बोले कि ये तो हो गई साइंस की बात, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके फीचर्स मान लीजिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए, और ये देखेंगे अपन कि भैया ये मैनेजमेंट के साथ मैच करता है या नहीं करता। अगर ये मैनेजमेंट के साथ मैच कर लेगा तो हम बोल देंगे भैया मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, और अगर नहीं करता तो हम बोलेंगे नहीं है। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस के ऊपर हम लगा देते हैं यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब बात क्लियर हो जाएगी, अभी हम कंफर्म नहीं कह रहे इस चीज को। चलिए जी, पहला पॉइंट बोलता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है सर। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट, जैसे भी आपको समझाया एप्पल को लेकर मैंने कि भैया एप्पल गिरा या कोई भी चीज, संतरा हो, अमरूद हो, नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, नॉलेज मतलब एक बुक्स है, ठीक है, बुक्स होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जिससे आप पढ़ के क्या कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, लॉजिक फाइंड कर सकते हो हर एक चीज का। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने की किताबें तो होनी चाहिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हो, 12th की पढ़ाई कर रहे हो, 11th की पढ़ाई कर रहे हो, किताब है, उसको पढ़ने के लिए उसमें क्या कहना चाहता है वो हमसे, वो सब है। तो सेम वे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या ये मैनेजमेंट में है, क्या ऑब्वियसली मैनेजमेंट में बुक्स है या नहीं है भैया, एमबीए करने जाते हो बुक्स आती नहीं, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स है, मार्केटिंग रिलेटेड बुक है, ठीक है, मैनेजमेंट के ट्रिक्स है, प्रिंसिपल है, सब कुछ है, जैसे इसके खुद के प्रिंसिपल है वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है या नहीं है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अगर साइंस में है तो किसमें है, मैनेजमेंट में भी माना जाता है। मीन्स ये पॉइंट तो फिट बैठता है भैया, पहला पॉइंट तो फिट बैठ गया कि क्या है, साइंस अगर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो वही चीज हमें मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी ये चीज देखी जा सकती है कि भैया वहां पे बुक्स हैं, वहां पे चैप्टर्स हैं, वहां पे रीडिंग हो सकती है, वहां पे प्रिंसिपल्स हैं, सब कुछ है वहां पे, जिसको एक बंदा पढ़ के क्या करता है, मैनेजमेंट के कुछ ज्ञान ले सकता है, जैसे साइंस के अंदर ले सकता है। मीन्स यहां तो बात ठीक है। चौरसिया साहब समझ में आ गया, चौरसिया बोले हाँ जी समझ में आ गया भाई, मैंने तो ओ बात तो समझ आ गई। चलिए जी, दूसरा
प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन ए बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा पॉइंट, भैया साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पे एप्पल गिरा, एप्पल गिरा क्यों गिरा नीचे, इसका रीजन ढूंढा, ठीक है, इसका रीजन ढूंढा भैया ऐसा हुआ, ठीक है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, ब्लैक होल क्यों है, एवरीथिंग हैज ए रीजन, लॉजिक, प्रिंसिपल्स है सब कुछ, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला ले लीजिए, ठीक है, हर चीज का एक फॉर्मूला है, लॉजिक है। तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के अंदर, वो लॉजिकल होते हैं और साइंटिफिकली ऑब्जर्व होते हैं। लगातार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया, जैसे एप्पल एक बार गिरा तो मान लिया हाँ भैया, तो नहीं नहीं नहीं, बार बार कितने सालों तक, कितनी बार इसके ऊपर क्या करा गया होगा, रिसर्च किया होगा, फिर लॉजिकल ढूंढा और साइंटिफिकली ढूंढ के बोला कि हाँ भैया ये चीज साइंस के हिसाब से एकदम साबित है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मींस ये क्या है, प्रिंसिपल डिराइव्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉजिकल। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट बेसिस होते हैं। ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल डाल दिया और हो गया, एक बार देखा और हो गया, नहीं, वो भी ऑब्जर्व्ड होते हैं पर लॉजिकली नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट किससे डील करता है बेटा, मैनेजमेंट डील करता है हमारे आदमी जैसे लोगों से, चौरसिया साहब जैसे लोगों से, और भी तरह के लोगों से। सबका नेचर अलग, सबकी सोच अलग, सबका मूड अलग होता नहीं होता। अब आज चौरसिया साहब बड़ा खुश है, समझ में आ रहा है, मान लीजिए चौरसिया साहब को समझ में आएगा तो बेकार पड़ा हुआ, तो मिस्टर एक्स तो बेकार है, कोई काम को नहीं, कल तक अच्छा था, परसों बुरा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 10 मिनट पहले बहुत हंस रहा था, अब गुस्सा हो गया आदमी। हर किसी के ऊपर सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकता है क्या? नहीं। इसको समझने के लिए समझिए इसे, एक कहावत सुनाते हैं। अब चौरसिया साहब ने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो मिस्टर एक ने चौरसिया साहब की तरह एक कहावत सुना दी। क्या सुनाई? मिस्टर एक्स बोले कि भैया एक बात है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट छोड़िए, आप नॉर्मल देखिए, एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए 14-15 साल का बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ गया है दुकान पे दूध लेने के लिए। वहाँ पे एक और बच्चा बैठा हुआ था, वो उदास था। वो सोच रहा है यार ये उदास क्यों है, हमारे मोहल्ले का ही है, उदास क्यों है भैया। फिर उसने देखा कि एक उनका कोई दोस्त आया, वो दोस्त आके बैठा और उससे बोला अरे यार गुस्सा मत हुआ कर यार, ऐसे उदास मत हुआ कर, और 1-2 हंसी मजाक वाले चुटकुले सुना दिए। हंसी मजाक वाले चुटकुले सुना दिए तो क्या हुआ, वो हंस गया, खुश हो गया। तो बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया कोई आदमी उदास है, उसके साथ बैठिए, हंसी मजाक की बातें करिए, जोक सुनाइए और वो खुश हो जाएगा। ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट डे उसने वापस वही चीज़ देखी, फिर उदास था, कोई आया, फिर समझा गया। उसने 2 बार ये चीज़ देख ली, उसने ऑब्जर्व कर लिया, हाँ भैया कोई उदास हो तो आप क्या करो, चुटकुले सुना दो, बात बन गई, ठीक है। अब उसके दिमाग में चीज़ फिट हो गई। अब तीसरे दिन क्या हुआ, वापस गया, एक जना उदास बैठा है, तो वो सोचा चलिए मैं ही क्यों ना भला कर दूं। वो गया और जोक सुनाया, उसके पड़ा एक जोरदार चाटा और वो बनना गया ऐसे, और ओहो ऐसे दर्द, और वो सोचने लग गया यार मेरे को मारा क्यों, मैं तो उसको उदास था, मैं तो खुश कर रहा था। फिर बोला मेरे घर में किसी की डेथ हो गई और तेरे को चुटकुले सुनाने की लग रही है, एक और चाटा मार के चला गया। इट मीन्स ह्यूमन नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल, सर्कमस्टांसेस अनप्रिडिक्टेबल, सिचुएशन इज अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए यहां पे जो प्रिंसिपल डिराइव होते हैं साइंस में वो लॉजिकल होते हैं और वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, चाहे कहीं एप्लीकेबल कर दो उनको, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह सेम हो जाए एप्लीकेबल नहीं हो सकते भैया। उनको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से, क्या करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मीन सेकंड प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो दूसरा फीचर है ये एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट को लेकर। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट्स। बात तो सही है, जो साइंस के प्रिंसिपल है वो एक बार में नहीं बनते, लगातार उनपे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता रहता है और कई सालों तक एक्सपेरिमेंट होता है सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिचुएशंस के अंदर, और फिर जाके वो प्रिंसिपल बनता है, फिर वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है। चाहे उसको कहीं लागू कर दो, ये एप्पल वाली बात कहीं लागू कर दो, किसी पे भी लागू कर दो, जो भी चीज गिरेगी नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं गिरेगी, ये एक्सपेरिमेंटेड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ये बात भी ठीक है। अब मैनेजमेंट भी यही है भैया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं पर वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं होते। तो ये बात कहीं ना कहीं सही देखने को मिल रही है कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक बार देख के ऑब्जर्व करके, नहीं, उसको लगातार कई बार तक ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें से निकल के आता है अच्छा इस तरह की सिचुएशन हम ये कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो चौरसिया साहब को ये समझाया। अब चौरसिया साहब के समझ में आ गई बात ये तो क्या भैया कि प्रिंसिपल जो साइंस के होते हैं वो तो टेस्टेड होते हैं हर तरह की कंडीशंस में, चाहे यही कर लो चाहे अंटार्कटिका में कर लो, कहीं कर लो, वही रिजल्ट निकल के आएगा। मींस ये पॉइंट कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ मैच करता है। चौथा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है, कहीं भी एप्लीकेबल हो, किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल वो ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, या उसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम मैनेजमेंट किससे डील करता है, ह्यूमन से डील करता है, और ह्यूमन नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। चौरसिया साहब को समझ में आ गया नहीं आया? भैया बताइए, चौरसिया साहब को समझ में आया नहीं आया? चौरसिया साहब आ गया जी। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे फिर, मैनेजमेंट एज अ साइंस के लिए क्या बोलोगे, जो क्वेश्चन मार्क लगा, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। बेटा मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट है, मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कुछ फीचर्स मिले, कितने फीचर्स मिले, 2 फीचर्स। कौन से फीचर्स मिले बेटा, कौन से मिले, बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या मिला, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया? कौन से 2 पॉइंट नहीं मिले भैया, वो लॉजिकल नहीं होते, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरा, यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बात समझ में बढ़ जाए आगे, फिर चलिए जी, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है हमसे, अब पूछ रहा भैया क्या मैनेजमेंट आर्ट है क्या? चौरसिया साहब ने सीधा पूछा, सर ये तो समझ में आ गया मिस्टर एक्स जी कि मैनेजमेंट साइंस को नहीं, पूरा साइंस को नहीं, कुछ है साइंस कुछ को नहीं। अब बात तो समझ में आ गई, अब बताओ कहीं मैनेजमेंट आर्ट है क्या? मिस्टर एक्स बोले, अरे रुको, अभी इतना जल्दी मत भागिए, जैसे हमने साइंस को पढ़ा वैसे आर्ट को पढ़ेंगे। आर्ट को भी चेक करेंगे कि भैया आर्ट कहता है क्या, और उसके फीचर्स को भी चेक करेंगे कि वो चीज मैच करती है या नहीं करती। तो आर्ट को पढ़ ले, चलिए जी। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन। तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसके भी प्रिंसिपल्स, इसके भी रूल्स हैं, इसकी भी किताबें हैं, इसके भी लॉज हैं, और उसको लगातार क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे आपको परफेक्शन आएगा। एक डांसर है, उसको आज आपने स्टेप सिखा दिया ये वाला कत्थैया, ठीक है, ये वाला, मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, पर उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक सिंगर, उसको राग दे दिया आपने, ठीक है, राग बोलते ना, वो राग काल भैरव राग लगा रहा है, वो कौन से राग लगा रहा है, वो राग लगा रहा है। तो आप सिंगर्स में देखिए, उनको देखते हो सुबह उठते प्रैक्टिस वाला करते हैं, करते नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्शन, वो स्किल्स चाहिए उनको। पर क्या स्किल्स की पढ़ाई नहीं होती? होती है, म्यूजिक की यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां से आप डिग्री हासिल नहीं करते? करते हो। डांस की नहीं है, एकेडमिक्स नहीं होती, वहां से आप डिग्री हासिल नहीं करते? करते हैं। तो क्रिएटिविटी भी चाहिए। क्रिएटिविटी क्यों चाहिए भैया? हर किसी का स्टाइल, भाई डांस सब कर रहे हैं, पर हर किसी के डांस करने का तरीका अलग है। एक सनी देओल जी डांस करते हैं, ऋतिक जी डांस करते हैं, दोनों फर्क है ना। यारा ओ यारा, सनी देओल का डांस याद रखिए, ठीक है, फिर वो ऐसे ऐसे वाला सीन चलता है उनका, ऐसे ऐसे वाला। और ऋतिक रोशन को देखिए भाई साहब, अलग ही मूव चलते हैं, कहो ना प्यार है, धूम, और फिर वो कौन सी उसकी रो मूवी थी या जो भी आ रही है अभी, गजब डांसर है, ठीक है। अनिल कपूर को देख लीजिए, वो भी डांसर अच्छे हैं।
1 2 का 4 वाला सीन है ना। तो बेसिकली क्या है, सब एक ही काम कर रहे हैं पर काम करने का तरीका अलग है, क्रिएटिव है। आर्ट ये कहता है, सिंगर देख लीजिए आप, सिंगर्स में काउंट कर लीजिए, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, बी प्राक को देख लीजिए, गाने का स्टाइल अलग है, उनका जोन अलग है। फिर आप नुसरत साहब को, उनका गुलजार साहब, ठीक है, इन सब के गाने का तरीका अलग है। लता मंगेशकर जी, लेट लता मंगेशकर जी बहुत अलग गाते हैं, गा तो गाने ही रहे पर उनका जोन क्रिएटिविटी है। किसी के गाने का तरीका बहुत अलग है, किसी का गाने का तरीका और अलग है, सबका सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, सेम नहीं हो सकता सर। सो दैट्स वाई क्या बोल रहा है ये बताना चाह रहा है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और वो आप परफेक्ट क्या करोगे, जब स्किल्स को आप क्रिएटिविटी करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्या मिलेगा, परफेक्शन मिलेगा। अब यही बात लाला जी के थोड़ी कम समझ में आई। मिस्टर एक्स ने बोला, लाला जी एक बात बताओ, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं आप लोग? लाला जी बोले, मैं तो 3 भाई हैं। बोला आप? मैं बड़ो हूं। लाला जी सबसे बड़े हैं। बोले बाद में? बोले श्यामलाल है के बाद तो मारो, छोटो भाई। फिर बोले रामलाल है तीसरो भाई मारो। मैं 3 भाई हैं। 3 भाई हैं मतलब? बोले तीनों क्या करते हैं? भाई तीनों धंधा करा, बिजनेस करा तीनों। बोला ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या तीनों का सोचने का तरीका एक है? लाला जी सोचे, ना भाया, मैं अलग तरह सोचूंगा तो श्यामलाल बोले वो गलत है, यहाँ करो। रामलाल बोले ना ना तू गलत है, यहाँ करो। मीन्स कर तो रहे एक ही तरह के बिजनेस ही कर रहे हो, पर तीनों का सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। वैसे ही जो आपने सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका हर किसी का अलग होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? टीचिंग में देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है। होता है नहीं होता? चौरसिया साहब हम लेके आए हैं आपके लिए, लाए नहीं लाए? लाए हैं। चलिए जी, तो अब बोल रहा है भैया कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्टेंस। अब इसके फीचर्स को लेके बात कर लेते हैं। ये फीचर्स हमसे क्या कहना चाहता है? ये फीचर हमसे कहना चाहता है, पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भैया आर्ट के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज, चाहे वो आप सिंगिंग को लेकर ले लीजिए, म्यूजिक को ले लीजिए, डांस को लीजिए, डायग्राम को ले लीजिए, तबला वादक ले लीजिए, सबके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है? है ना भैया, पढ़ तो रहे हैं, यही तो थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, जहां पे 14 प्रिंसिपल की बात करेंगे। अगले क्लास में, अगले चैप्टर की जब बारी आएगी तो उसमें बात करेंगे। 2 जनों के बारे में बात करेंगे, फेयोल भैया और टेलर भैया के बारे में बात करेंगे। चौरसिया साहब बड़े कंफ्यूज रहेंगे, पर उस समय मजा जरूर आएगा। ठीक है, अगला, तो मतलब ये चीज तो भैया मैनेजमेंट के अंदर है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। चलिए जी, फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सबके गाने का तरीका अलग होता है, सबके डांस करने का तरीका अलग होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, राइटिंग स्किल्स अलग होती है, डायरेक्टर अलग होता है, ऑथर अलग होते हैं, स्टोरी टेलिंग का तरीका अलग होता है। सब कुछ जो स्किल्स हैं वो तो है, पर सबको करते जब है सब अपने अलग अलग अंदाज में करते हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गई? और जब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो यहां पे जब वो मैनेजर होता है उसका भी काम करने का तरीका सेम नहीं होगा। जैसे चौरसिया साहब ने बताया अभी अपने को, चौरसिया लाला जी, श्यामलाल जी और रामलाल जी, बिजनेस करने पर तीनों का तरीका अलग है काम करने का। तीनों अलग तरीके से सोचते हैं, कोई इसको अपॉर्चुनिटी देखता है तो कोई उसको नुकसान देखता है, कोई उसको अलग तरह से ग्रैब करता है, कोई उसको अलग तरीके से ग्रैब करता है। तो सेम वे यहां पे भी क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इस सिचुएशन में लाला जी अलग तरह से डिसीजन लेंगे, श्यामलाल जी अलग तरह से लेंगे और रामलाल जी अलग तरीके से डिसीजन लेंगे। समझ में आ गई बात? तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, खुद अलग से मैं डांस का स्टेप यूं करना चाहूं, यूं करना चाहूं, कैसे भी करना चाहूं, ऋतिक जी अलग करेंगे, मैं अलग करूंगा, करेंगे ना। 2 परफेक्ट डांसर देख लीजिए, चाहे वो टाइगर श्रॉफ को देख लीजिए, ऋतिक रोशन, दोनों जब डांस कर रहे हैं तो दोनों का डांस करने का मूव जो तरीका है वो अलग ही होगा, सेम नहीं होगा। इट मींस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये किसके अंदर है? आर्ट में। तो ये किसके अंदर और है? मैनेजमेंट के अंदर भी है।
तीसरा, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। किस पे बेटा ये बेस्ड? क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। प्रैक्टिस करते रहो लगातार, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, उस स्किल्स का एनहांसमेंट होगा। वो स्किल्स को आप ज्यादा क्या कर पाओगे, फाइन कर पाओगे। ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंगिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डांस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टीचिंग कर रहे हो तो लगातार टीचिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज कर लिया परसों छोड़ दिया, नहीं। एवरी डे इज ए न्यू डे, हर दिन आप प्रैक्टिस करोगे। तो यही चीज किसमें होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी होती है लाला जी। क्या एक बार आपने धंधा संभाल लिया सुबह तो बाद में नहीं संभालोगे, अगले दिन संभालेंगे ना यार। रोज क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। रोज क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी। तो तीनों चीजें मिलती है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो लाला जी को समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनेजमेंट आर्ट है। ये क्लियर हो गया, मैनेजमेंट इज आर्ट। क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है। क्योंकि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो सारे, जो आर्ट के फीचर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो चौरसिया साहब अब बताइए, समझ में आया है नहीं आया? चौरसिया साहब बोले जी भाई जी, अब तो समझ में आ गया मैंने कि कहीं मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है और मैनेजमेंट आर्ट है। क्योंकि आर्ट में बात वही बोली गई है, वही बात बोली गई है जो कि मैनेजमेंट में बोली गई है। उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, जो मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। इज इट क्लियर? आ गई बच्चों समझ में बात? चले आगे, चलिए जी अगला पॉइंट। तो फिर अब बोले कि भैया काई मैनेजमेंट प्रोफेशन को नहीं। चौरसिया साहब बोले भैया बात खत्म हो गई, मैनेजमेंट आर्ट हो गया, मैं समझ में आ गया। तो फिर बोले प्रोफेशन नहीं है क्या? मिस्टर आइस बोले अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो, बैठिए बैठिए। जैसे साइंस का अपन ने पोस्टमार्टम किया, आर्ट्स का किया, अब प्रोफेशन का भी तो पोस्टमार्टम करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। पहला पॉइंट, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। अब प्रोफेशन सिंपल सा ध्यान रखिए चौरसिया साहब, क्या जो डॉक्टर है प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है या नहीं है, लॉयर प्रोफेशन है, ये सब प्रोफेशन है। इसमें कोई भी ऐसे ही नहीं, कल सुबह में चौरसिया साहब उठा बोले आज मैं ऑपरेशन करूंगा, ला भाई औजार ला मैं ऑपरेशन कर दूं। अब किसका ऑपरेशन करेगा, किसको मारेगा? ऐसे तो नहीं कर सकते ना ऑपरेशन। पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी डॉक्टर साहब खिलाओगे। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी, बीटेक, इंजीनियर, लॉयर, इन सब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर डिग्री मिलेगी, उसके बाद ही आप अपने आप को स्किल्स के क्या कर सकते हो, उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। तो दैट्स वाई प्रोफेशन में क्या होती है बेटा, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड। किसके थ्रू होती है भैया, वो डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। बिना डिग्री के आप क्या नहीं बन सकते, आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। प्रोफेशन है क्या, एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। भाई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर के पास डॉक्टर वाली नॉलेज होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट के उसकी नॉलेज होनी चाहिए, लॉयर के पास केस कैसे लड़ते हैं भैया, कौन से कानून की धाराएं लगती है पता होना चाहिए ना। ऐसे किसी को ले गए, जैसे सक्सेना साहब है हमारे, किसमें देखने को मिलता है सक्सेना साहब, भाभी जी घर पर है, देखते हो मेरा बड़ा फेवरेट सीरियल है यार, बड़ा ही फेवरेट है। उसमें वो बंदा है ना, वो लॉयर भी बन जाता है, वो दर्जी भी बन जाता है, वो डॉक्टर भी बन जाता है, उसके खुद के लेबोरेटरी भी है भाई साहब की, पता नहीं क्या क्या करता है, वो सब कुछ बन सकता है। पर वो सिर्फ कहानी में बन सकता है, असलियत में नहीं बन सकता। अगर ऐसे लोग को आप अपना केस लड़ाने के लिए ले जाओगे तो पहली दफा में ही, पहले सुनवाई में आपको जेल निश्चित है। समझ में आ गई बात? या ऐसे लोगों से इलाज करवाओगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, आप ही खत्म हो गए। आ गई? तो यहाँ पे क्या बेटा, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग होती है उस चीज की, और उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्ट होती है। किसके थ्रू एंट्री मिलेगी, वो डिग्री हासिल करो, उसकी पढ़ाई करो, और डिग्री हासिल करने के बाद ही उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। दैट इज नॉन एज प्रोफेशन। क्लियर है? अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं क्या भैया?
क्या ये फीचर मैनेजमेंट को देखने को मिलता है? पहला पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पॉइंट देखने को मिलता है क्योंकि जिस तरह से इसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसी तरह से थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी बुकिश नॉलेज होती है बेटा जी। चौरसिया साहब समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया पूरा आ गया मिस्टर एक्स जी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है बेटा। क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब कहने का मतलब कि भैया आप ऐसी डॉक्टर नहीं बन सकते, आप ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। ठीक है लाला जी, समझ में आया? लाला जी बोले हाँ भाई बात तो चौकी है, बात तो खरी है कि भैया ये तो मैं डॉक्टर को नहीं बन सकूं, ये मैं लॉयर को नहीं बन सकूं, कालो कोट पहन लूं तो लॉयर थोड़ी बन जाती हूं मैं, सफेद कोट पहनने से डॉक्टर थोड़ी बन जाऊंगा मैं। क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। हाँ कॉलेजेस हैं, एमबीए करिए ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो कैट का एग्जाम देते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाने, आईआईएम इंदौर में जाने के लिए, ठीक है, यहाँ जाने के लिए, बड़े बड़े कॉलेज में एंट्री लेने के लिए। पर कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है, कोई भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है, उसके कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। पर हाँ धीरे धीरे कर रहे हैं कि इसको भी लागू कर दिया जाए, पर अभी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कोई बात मैनेजमेंट के अंदर लागू नहीं होती। जैसे लाला जी भी तो मैनेजर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका बिजनेस है, जो चाहे करे। समझ में आ गई बात? और लाला जी की पढ़ाई तो कम है, एमबीए तो करा ही नहीं, तभी तो मैनेजमेंट पढ़ने आए वो भी। आगे समझ में? चलिए जी, तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। नॉलेज की जगह होगा बेटा यहां पे एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन कैसे बोलना चाहता है अपने आप को? देखिए, जैसे लॉयर बनते हो, जैसे डॉक्टर बनते हो, सीए बनते हो, सीएस बनते हो, इनका खुद का एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स का है, मेरे ख्याल से ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, AIMA। ठीक है, इस तरह से लॉयर के लिए बार काउंसिल है, इनको इनका मेंबर बनना पड़ता है। सीए में जो इंस्टीट्यूट है ICAI, इसका मेंबर बनना पड़ता है। सीएस में बात करूं तो ICSI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये डिग्री लेने के बाद इनका मेंबर बनना पड़ता है, और उसके बाद ही आप प्रोफेशनल यूज कर सकते हो, उस प्रोफेशन को कैरी ऑन कर सकते हो, उस प्रोफेशन के साथ आपका जो नॉलेज है वो दूसरों को शेयर कर सकते हो। समझ में आ गई बात? इसी तरह से क्या बोलना चाहूंगा मैं, इसी तरह से बोल सकता हूं कि भाई मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ एसोसिएशंस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ एसोसिएशंस हैं, पर उसका पार्ट बनना, उसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है। जैसे चौरसिया साहब किसी कंपनी के, किसी एसोसिएशन के मेंबर है क्या? नहीं है भैया, किसी एसोसिएशन के मेंबर नहीं है चौरसिया साहब, तो फिर भी मैनेजमेंट रन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं। चौरसिया साहब से पूछ लिया इसने, भैया आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं हूं। भैया आप तो कोई मेंबर को नहीं, आप तो आपने हिसाब से चलाओ धंधो, सीधी सी बात है। तो मतलब प्रोफेसर जो बता रहे हैं आप मिस्टर एक्स चौरसिया साहब को कि बाकी सब में जब प्रोफेशन होता है उसके अंदर एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन का मेंबर बनना जरूरी है, पर मैनेजमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं है। एसोसिएशन है पर मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, जैसे ये है, इनके एसोसिएशंस हैं, इनके कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं बेटा, आपको काम किस तरह से करना है। ठीक है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपकी डिग्री काट जाएगी, छीन दी जाएगी। जैसे सत्यम केस हुआ था, स्कैम होते हैं, उसमें अगर कोई सीए पकड़ा जाता है, मान लीजिए सीए ने घपला किया मालिक के साथ मिलके, तो सीए की डिग्री हमेशा के लिए कैंसिल कर सकते हैं ICAI वाले, क्योंकि इनके एथिकल कोड्स में लिखा हुआ है भैया कोई भी गलत काम में आप अगर भागीदार होते हो तो ये हमारे एसोसिएशन के खिलाफ है, एथिकल कोड्स के खिलाफ है, आपकी डिग्री निरस्त कर दी जाएगी। शुद्ध भाषा में चौरसिया साहब को समझा दिया गया, काट दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी आप ऐसा करोगे तो। डॉक्टर अगर कोई लापरवाही करता है, जैसे होता है सुनने को मिलता है घड़ी छोड़ दी पेट के अंदर भाई ने, केस हो सकता है। ठीक है, उसको वहां से निकाला जा सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी जोली LLB 2 अक्षय कुमार वाली,
उसमें बार काउंसिल होते हैं, वो भाई साहब आते हैं और बोलते हैं आपको 2 हफ्ते का मौका मिलता है, नहीं तो आपका लॉयर वाली डिग्री जो है वो खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, आप लॉयर नहीं रहोगे, आप कोई केस फिर नहीं लड़ पाओगे। तो यहां सब होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बियॉन्ड जाओगे तो, पर ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन जो होते हैं बेटा सर्विस मोटिव होते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, सीए अपनी सर्विस देता है, कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विस देता है, लॉयर अपनी सर्विस देता है, जो क्लाइंट उनको सर्विस देता है उसके बदले फीस लेता है। पर यहां पे सर्विस मोटिव नहीं होता मैनेजमेंट में। लाला जी सर्विस मोटिव के लिए बोला क्या, पागल हो गए, पैसा कमाना अपन तो, मीन्स पैसे कमाने भैया। यहां पे मोटिव है पैसा को, पैसा आना चाहे रात में, बात खत्म। दिन भर कटे जाओ, शाम का पैसा अपनी जेब में होना चाहिए। मैंने क्या आखिरी में, साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट कमाया वो बता दे मेरे को, तूने सर्विस मोटिव क्या करा मुझे कोई लेने देना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सर्विस मोटिव होता है, पर मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव हो भी सकता है और नहीं भी, मोटिव प्रॉफिट का भी हो सकता है। 84 साहब का तो मोटिव यही है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हमने देखने मिला भैया सिर्फ एक ही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ही देखने को मिला है कि भाई जी यही क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, बाकी सब क्या है, नहीं है, नेगेटिव है, कैंसिल है। आगे समझ में, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, कैंसिल है। तो इट मींस क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। सिंपल सिंपल शब्दों में। चौरसिया साहब समझ में आ गया क्या? हाँ जी आ गया। क्या ही है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट प्रोफेशन कत्तई को नहीं, अबार तो को नहीं भैया। समझ में आ गई बात? चलिए तो फिर आज क्या बचा, एक और टॉपिक बचा जहां हम बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। क्या है मैनेजमेंट? बोथ साइंस एंड आर्ट, दोनों भैया। अब 84 आपका दिमाग खराब हो गया, ओ कहीं बढ़ा दियो, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट तो आर्ट है। अब ये बोल रहा है भैया मिस्टर एक्स तो क्या बोल रहा है कि भैया बहुत साइंस आर्ट दोनों है। मिस्टर एक्स बोले अरे रुको तो सही, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों ऐसा बोला गया है कि मैनेजमेंट में कुछ अंश तो हैं जो साइंस की तरह दिखते हैं और कुछ अंश है जो आर्ट की तरह दिखते हैं। बोले क्या? बोले यहां देखो, लाइक साइंस हैज बोथ सिस्टमेटिक, लाइक साइंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट को लेके बात कर रहे हैं। किसको लेके बात कर रहे हैं बेटा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लाइक साइंस हैज बोथ सिस्टमेटिक एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडी और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, ये देखा हमने। साथ ही साथ उसमें पर्सनलाइज स्किल चाहिए होते हैं और प्रैक्टिस चाहिए होता है नॉलेज को, जो हम आर्ट के अंदर देखते हैं। तो मैनेजमेंट में दोनों चीज देखने को मिली भाई, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, और फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है। तो मैनेजमेंट में साइंस भी देखने को मिल रहा है और मैनेजमेंट में आर्ट भी देखने को मिल रहा है। मिला नहीं मिला? मिला। आर्ट में रिपीटेड प्रैक्टिस है तो यहां पे भी रिपीटेड प्रैक्टिस है, साइंस में रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन है तो यहां पे भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है। जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है ऐसे नहीं बन जाता, उसमें भी बहुत सारा रिपीटेडली आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर देखते हो हाँ ये कहीं ना कहीं लागू होता है। 90% केस में लागू हो सकता है, 10 में नहीं होगा। तो पर 90% ऐसे ही थोड़ी हुआ है, उसके लिए काफी बार आपने क्या होगा, एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। दैट्स वाई मैनेजमेंट साइंस भी है बेटा और आर्ट भी है। चौरसिया साहब समझ में आ गया? अब आ गई भाई बात समझ में, अब आ गई। इस वजह से तो हम बोल रहे थे कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, पर क्योंकि कुछ पार्ट तो है। और जब मैनेजमेंट को हम पढ़ते तो हाँ भैया रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन है, और क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। पर अगर हम आर्ट को देखते हैं तो भैया पर्सनल स्किल्स है, प्रैक्टिस है, इस तरह से आर्ट भी है ये। इज इट क्लियर? तो अब क्या बोलोगे, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट फुल फ्लैश आर्ट है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट साइंस एंड बोर्ड दोनों है, क्योंकि कुछ साइंस के अंश हैं कुछ आर्ट के अंश है, इसलिए मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। तो चलिए चौरसिया साहब की नॉलेज चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज व्हाट? एन आर्ट, बोथ आर्ट एंड साइंस,
एस साइंस एंड 9-10। फुल फ्लैश पहुंचा क्या? नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो आंसर इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो चौरसिया साहब को समझ में आ गया और इसी तरह से आपको भी समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, स्माइल करते रहिए, चौरसिया साहब का ध्यान जरूर रखिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।